चलो आज का टॉपिक है रेसिस्टिविटी। रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप रेसिस्टिविटी के साथ बताया था, यहीं से स्टार्ट होगा। देख लो टॉपिक। ये एक्सप्रेशन प्रीवियस क्लास में पढ़ा रखा है। रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है लेंथ और एरिया पे, और रेसिस्टिव क्या है, रेसिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। रेसिस्टिविटी का एक्सप्रेशन था, प्रीवियस क्लास में बताया था, m/n(e²) टॉ। ठीक, यहां पर n नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर है, टॉ रिलैक्सेशन टाइम, इसी पर यह डिपेंड करेगा। तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी डिपेंड कर रहा है नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स और नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसको n से रिप्रेजेंट किया, रिलैक्सेशन टाइम टॉ, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ कंडक्टर मींस लेंथ और एरिया से ये इंडिपेंडेंट होता है। अब यहां पर इस पैरामीटर पर रेसिस्टिविटी डिपेंड कर रहा है। जितने भी अलॉयज हैं लाइक कॉन्स्टेंटेन, मैंगनीन, ये सारे अलॉयज का रेसिस्टिविटी हायर होता है देन मेटल्स, और इनको हम लोग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस में यूज करते हैं। जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो हम लोग प्रैक्टिकल में करेंगे, जैसे मीटर ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, पोटेंशियोमीटर है, उसमें जो वायर यूज किया जाता है वो इसी का बना होता है, कॉन्स्टेंटेन और मैंगनीन का, और इसको हम लोग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस में यूज करते हैं। रीजन यही है कि इसका रेसिस्टिविटी हायर होता है, और टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसको हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में कहा था, और रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस के टर्म में टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसका वैल्यू काफी स्मॉलर होता है। और थर्ड है लिस्ट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशंस लाइक एयर, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, इन सब से ये इंडिपेंडेंट होता है। तो जितने भी मीटर ब्रिज के ऊपर जो वायर होता है वो कॉन्स्टेंटेन और मैंगनीन का होता है। इसका रीजन ये कि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस में यूज करते हैं। जैसे हम आपको एक वायर दिखाते हैं, यही देखो, ये मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट का डिवाइस है, 1 मीटर लेंथ का होता है। इसके ऊपर ये जो वायर है, ये देखो 15 इयर्स हो गए, और ये वायर में कहीं रस्टिंग नहीं है, कहीं रस्ट नहीं लगा हुआ। और देखो कहां पर फेंका हुआ था, ये देख लो, बिल्कुल वैसे ही शाइनिंग है। यही स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, यही मैंगनीन का बना हुआ है, और काफी कॉस्टली होता है। वायर का कॉस्ट काफी ज्यादा होता है। मीटर ब्रिज में यूज हुआ, पोटेंशियोमीटर वायर में भी यही यूज होता है। ये सारे स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस में यूज होते हैं। इसका रीजन ये है कि इसका रेसिस्टिविटी हायर होता है मेटल से। दूसरा रीजन क्या बताया, टेम्परेचर कोफिशिएंट काफी स्मॉलर। और तीसरा क्या बताया, लिस्ट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। ये 3 रीजन आपसे पूछा जाएगा। सिंपली लिखा रहेगा कि वाई कॉन्स्टेंटेन और मैंगनीन आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। तो आप 3 रीजन में से कोई 2 रीजन, यदि 2 नंबर का तो 2 रीजन, 3 नंबर का तो 3 रीजन दे दिया। पहला वही है कि दे हैव हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी, दे हैव लो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट, एंड दीज आर लिस्ट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। क्लियर? अब यहां पर एक तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, देखो क्वेश्चन भी आया हुआ है कि वाई अलॉयज लाइक कॉन्स्टेंटेन एंड मैंगनीन आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। इसका रीजन आपके पास है, ए रीजन आपको लिखना है। अब आगे सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में, यहां पे जो भी, पहले तो हम लोगों ने मेटल के केस में रेसिस्टिविटी पढ़ा था, कंडक्टिविटी पढ़ा था, और यहां पर ये इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में है। ये भी हम लोगों को रिलेशन जानना है। पहले क्या था कंडक्टर के केस में, रेजिस्टेंस का हम लोगों ने क्या रिजल्ट निकाला था, RT = R0 1 + अल्फा डेल्टा थीटा। रेसिस्टिविटी एट T डिग्री सेल्सियस ρ0
1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, और कंडक्टिविटी सिग्मा टी इज इक्वल टू सिग्मा नॉट 1 माइनस अल्फा डेल्टा थीटा। अब यहां पर कहता है कि सेमीकंडक्टर के केस में रेसिस्टिविटी, ये रिजल्ट लिखा एट टी डिग्री सेल्सियस इक्वल टू आर नॉट ई टू द पावर माइनस ई जी बाई 2 टी, बी सबस्क्रिप्ट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब यहां पर इजी क्या, हमने आपको बता रखा है कि जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं उसमें जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस बैंड से रिप्रेजेंट होता है। सबका अपना अपना एनर्जी लेवल है। और दूसरा कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक एनर्जी गैप होता है जिसको फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, जिसको इजी से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने ये भी बताया था कि वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है इसको आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये कंडक्शन बैंड में चला जाता है, और यहां जो वैकेंसी क्रिएट होता है यही होल कहलाता है। तो यहां पर रेसिस्टेंस इसका इस फॉर्म है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर, देखो ध्यान से बात को समझने की कोशिश करना, y इज इक्वल टू ई टू द पावर प्लस एक्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, और y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे रेजिस्टेंस एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, और बिल्कुल वैसे ही रेसिस्टिविटी के साथ भी है, तो रेसिस्टिविटी भी इसका डिक्रीज करेगा। Ag बाई 2 KB इंटू टी, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए बी सबस्क्रिप्ट है। इसका मतलब रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे सेमीकंडक्टर के लिए तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। रेसिस्टिविटी के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे विथ टेम्परेचर तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि ई टू द पावर माइनस है। देख लो ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ है ऐसा। और कंडक्टिविटी क्या होगा, रेसिप्रोकल है तो कंडक्टिविटी उसका इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब कंडक्टिविटी और टेम्परेचर के बीच ग्राफ प्लॉट करोगे फॉर सेमीकंडक्टर इंसुलेटेड, टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी इसका बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग सेमीकंडक्टर को क्या कहते हैं, सिंपली बिलो रूम टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर। रूम टेम्परेचर से बिलो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, और जैसे ही रूम टेम्परेचर मेंटेन करने लगते हो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसलिए हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को रूम टेम्परेचर पर मेंटेन करके रखते हैं। आया समझ में? क्लियर? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब यहां पर नेक्स्ट पार्ट है सिंपल टेम्परेचर से रिलेटेड एक क्वेश्चन। कहता IV ग्राफ फॉर ए मेटेलिक वायर एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 and T2 is as shown in the figure. Which of the two temperature is lower and why? Not VI, IV ग्राफ है। VI ग्राफ होगा तो रेजिस्टेंस होगा, IV ग्राफ होगा तो कंडक्टेंस होगा, मींस रेसिप्रोकल। तो दोनों का आप क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप निकालेंगे तो स्लोप क्या आ जाएगा, देख लीजिए I बाई वी। फर्स्ट का ग्राफ I बाई वी, T1 का ग्राफ क्या है, लार्जर है T। देखो ना यहां स्लोप समझ रहे हो, एंगल फॉर्म्ड tan थीटा, तो ये सिंपली ये θ1 से रिप्रेजेंट हो रहा, θ2 से रिप्रेजेंट हो रहा। तो सिंपली यदि दिक्कत है तो θ1 लार्जर देन θ2, जिसको tan के फॉर्म में लिख दें। तो यदि आप tan लिखते हैं तो tan θ1 ग्रेटर देन tan θ2। इसका मतलब है कि यहां पर I बाई वी फॉर ग्राफ 1
लार्जर देन I बाई V फॉर ग्राफ 2। अब इसका रेसिप्रोकल निकाल लो, V बाई I 1 का लेसर देन V बाई I फॉर 2। V बाई I रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो आप रेजिस्टेंस लिख दो R1 लेस देन R2, तो T1 लेस देन T2 मीन्स T2 ग्रेटर देन T1। ऐसे भी बना सकते हो, सिंपल है। समझ में आ गया? चलो अब नेक्स्ट देखो, रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी विथ टेम्परेचर। जितने भी ग्राफिकल क्वेश्चन है सब यहां पर है। रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, टेम्परेचर का ग्राफ देख लीजिए, ये ग्राफ का नेचर है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। किसका ग्राफ हुआ? इंसुलेटर सेमीकंडक्टर का। ग्राफ से क्वेश्चन रहेगा, इसलिए हम अलग अलग फॉर्म में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी ऐसा ही ग्राफ होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। अब ये ग्राफ क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो किसके लिए? फॉर कंडक्टर्स। तो कंडक्टर के लिए ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है। अब ये ऐसा कैसा ग्राफ है? फॉर एलॉयज, जितने भी एलॉयज हैं उसका ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देगा, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए, रेसिस्टिविटी, टेम्परेचर। ये ग्राफ कॉपर के लिए ऐसा होगा, ठीक। इसी तरह से आप नेक्स्ट ग्राफ देखिए, रेसिस्टिविटी, टेम्परेचर। ये ग्राफ एलॉयज का है, अभी बताया। नेक्स्ट देख लीजिए, रेसिस्टिविटी विथ टेम्परेचर। ये ग्राफ क्या हो गया? किसका? सुपर कंडक्टर एज फॉर मर्क्यूरी। तो एक सुपर कंडक्टर जहां पर यहां इसका क्या हो गया? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेसिस्टिविटी इसका 0 हो जाता है, ठीक है। रेसिस्टिविटी, टेम्परेचर, ऐसा ग्राफ है। कार्बन, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, रिपीट होता रहा। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। कहता है कि शो ऑन a graph the variation of resistivity with temperature for a typical semiconductor। एक टिपिकल सेमीकंडक्टर का ऐसा ग्राफ है। अब ग्राफ में आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि किसका ग्राफ था ये। इनफैक्ट ये ग्राफ किसका था? तो सेमीकंडक्टर दो तरह का हम लोग यूज करते हैं। एलिमेंट के फॉर्म में सिलिकॉन, जर्मेनियम, आगे हम लोग पढ़ेंगे। कंपाउंड के फॉर्म में कैडमियम सल्फाइड और गैलियम आर्सेनाइड। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन गैलियम आर्सेनाइड का है। तो गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ है, इसलिए हम लोग आंसर में सीधा गैलियम आर्सेनाइड दे देंगे, ठीक। अब ये देखो ध्यान से, इसका ग्राफ कैसा बना? इसको हम डिवीजन फॉर्म में डालते हैं, ए बी सी डी ई। अब यहां से लेकर के इस रीजन पे जा रहे हैं, तो नॉन लीनियर रीजन है, और इस रीजन पे जा रहे हैं तो यहां पर नेगेटिव रेजिस्टेंस है। ध्यान दो, ग्राफ का नेचर ऐसा है, ये नॉन लीनियर और ऐसा ग्राफ है। तो हम लोग जब भी ग्राफ से कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लो कि ये ग्राफ करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ है, तो इससे रेजिस्टेंस निकालोगे वीआई ग्राफ से। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? इसका तरीका क्या है? आप इसके ऊपर एक टैंजेंट बना देते हैं। ये टैंजेंट बना दिया और यहां से ये दो पॉइंट को ड्रॉ करते हैं, और ये हमको रिप्रेजेंट करता है डेल्टा आई, ये रिप्रेजेंट करता है डेल्टा वी। स्लोप बता देता है, तो स्लोप का वैल्यू ये क्या है? थीटा लेस देन 90 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू पॉजिटिव होता है। इसका मतलब यहां पर स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। अब इस रीजन में जाते हैं, इस रीजन का कलर बदल देते हैं, इससे समझ में आ जाएगा। इस रीजन में टैंजेंट ड्रॉ करो, फिर यहां से दो पॉइंट लो, ट्रायंगल बना दो। अब ये एंगल कहां से बन रहा? ऐसे बन रहा है, या ऐसे आप लेंगे तो नेगेटिव एक्स से एंगल लेंगे तो ये क्या बनेगा? नेगेटिव वैल्यू देगा।
इसका मतलब इस रीजन में स्लोप क्या बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है। तो नेगेटिव स्लोप है, ऐसा बिहेवियर गैलियम आर्सेनाइड का होता है। समझ में आ गया, बिहेवियर याद रखना है। अब कहता है फॉर ए कंडक्टर और सेमीकंडक्टर ऐसा ग्राफ है, ठीक है। द वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी विद टेम्परेचर फॉर ए कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर, ठीक। अब ये सारे ग्राफ हम बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, आपको ग्राफ पे रेसिस्टिविटी टेम्परेचर का कंडक्टर के लिए अभी 10 कॉपर का हमने आपको बताया, तो ऐसा ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। और सेमीकंडक्टर के लिए क्या बताया, एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, रेसिस्टिविटी क्या हो रहा है सेमीकंडक्टर के लिए, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। मान लो इसी में पहले हम लोगों ने कैसा बनाया था, इंसुलेटर के लिए, कंडक्टर के लिए, एलॉयज के लिए ऐसा ग्राफ बनाया था। तो दिमाग में ये तीनों ग्राफ को एक साथ रखोगे तो ड्रॉ करने में इजी होगा। समझ में आ गया। चलिए अब इसी तरह से आपको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी विथ टेम्परेचर, ये ऑलरेडी अभी पढ़ाया, ऐसा ही ग्राफ है। कहता हाउ डज वन एक्सप्लेन दिस बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स एंड द रिलैक्सेशन टाइम। तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, रो इज इक्वल टू एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ। अब यहां पर कंडक्टर के केस में है, तो जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में टॉ का वैल्यू डिक्रीज करता है। टॉ का वैल्यू डिक्रीज करने से रेसिस्टिविटी उसका इंक्रीज कर जाता है। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा, सेमीकंडक्टर के केस में नंबर डेंसिटी क्या होता है, नंबर डेंसिटी सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने से रेसिस्टिविटी डिक्रीज करेगा और कंडक्टिविटी उसका इंक्रीज करेगा। अब मान लो कि आपको जो हमने रिप्रेजेंट करके बताया रेसिस्टेंस का ग्राफ या रेसिस्टेंस का नेचर सेमीकंडक्टर के केस में कैसा ग्राफ था, एक मिनट, हाँ यहां पर देखो हमने ये कहा कि सिंपली रेसिस्टिविटी या रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप विथ टेम्परेचर हम लोगों ने देखा कि टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो रहा था, घट रहा था। इसका मतलब ई पर पावर माइनस माइनस ई जी बाई के बी टी, ठीक, डायरेक्टली है आर नॉट के साथ, मतलब एक्सपोनेंशियली हम दिखा रहे हैं। रेसिस्टिविटी का क्या था, अब रेसिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ सेम रिलेशनशिप आएगा। कंडक्टिविटी का क्या आएगा, जल्दी बताओ, पॉजिटिव साइन रहेगा।
नंबर डेंसिटी का जल्दी बताओ, ये भी पॉजिटिव साइन रहेगा। एक नया चीज मिला, रेसिस्टिविटी का ग्राफ एक्सपोनेंशियली डीके, रेजिस्टेंस एक्सपोनेंशियली डीके, कंडक्टिविटी एक्सपोनेंशियली इंक्रीजेस और नंबर डेंसिटी भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीजेस। आ गया समझ में? तो ग्राफ देखो कितना इंपॉर्टेंट है, कितने ग्राफ आपने सीखे। अब आ जाए ओम्स लॉ का डिडक्शन इस फॉर्म में, करंट डेंसिटी जे सिग्मा कंडक्टिविटी ई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, जितना रिलेशन पढ़ा ओम्स लॉ में उसी को हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे और ये डिड्यूस करेंगे। सिंपली एक कंडक्टर जिसका लेंथ एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ले लिया, रेजिस्टेंस आर। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग E इज इक्वल टू V बाई एल लिखेंगे। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E इज इक्वल टू V बाई एल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को E इंटू एल के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक, अब आ जाए करंट का रिलेशन हम लोगों ने पढ़ रखा है NEA VD के फॉर्म में। और क्या पढ़ा था? VD का वैल्यू पढ़ा था। चलिए, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या पढ़ा था? रो एल बाई ए। रेसिस्टिविटी को कंडक्टिविटी के फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये 1 बाई सिग्मा एल बाई ए आ जाएगा। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पढ़ा V इज इक्वल टू आर आई। V का वैल्यू यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एल लिख दिया। रेसिस्टेंस को 1 बाई सिग्मा एल बाई ए लिख दिया। करंट को लिख दिया NEAVD के फॉर्म में। ठीक, क्या क्या क्वांटिटी कैंसिल हो रहा है? L कैंसिल हो रहा, A कैंसिल हो गया। ठीक, सिग्मा E इज इक्वल टू NEVD। ठीक, अब यहां पर रिलेशन क्या है? जे करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी को हम लोग J इज इक्वल टू I बाई ए लिखते हैं। ठीक, तो I बाई ए के फॉर्म में, एक मिनट, V इज इक्वल टू आर आई लिख दिया। ये यहां से भी आ सकता था, एक मिनट, यहां से भी आ सकता, कोई बात नहीं। V का वैल्यू हो गया E इंटू एल, ये हो गया 1 बाई सिग्मा। ठीक, L और L कट जाएगा। ठीक है, और करंट पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू क्या बचा? सिग्मा ई। करंट पर यूनिट एरिया क्या आ गया? करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू। इसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक व्यू कहते हैं ओम्स लॉ का। तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर, इसलिए वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी कह सकते हैं, और माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ ओम्स लॉ। यदि एग्जाम में आ जाए कि राइट एक्सप्रेशन फॉर ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म, तो आप इस तरह से डिराइव कर देंगे। क्लियर? चलिए, वही यहां पर है, V का वैल्यू लिख दिया, करंट डेंसिटी
आप ऐसे ही बना सकते हैं जैसे हमने कहा, डायरेक्टली ऐसे ही बना सकते हैं। अब ये तीनों इक्वेशन को यूज कर लिया, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। आ गया समझ में? क्लियर है यहां तक? 100%। चलिए अब आ जाए क्वेश्चन, सब देखिए क्या क्या है। डिफाइन द टर्म कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक, एसआई यूनिट जान ही रहे हैं। अब कहते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ ए वायर इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी रिलैक्सेशन टाइम। तो ये वाला रिलेशनशिप आप डिराइव कर देंगे। ठीक, हेंस ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई। आ गया समझ में? डेरिवेशन समझ में आ रहा है कहां क्या क्वेश्चन है? जितना पढ़े वही चीज रिकॉल हो रहा बार बार। अब ओम्स लॉ के लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस का मतलब सिंपल कहता है कि कहां कहां पर ओम्स लॉ की वैलिडिटी खत्म हो जाती है, कहां कहां पर ओम्स लॉ ओबे नहीं करेगा। तो हम दो कैटेगरी डिफाइन कर लेते हैं। एक कैटेगरी जिसमें ओम्स लॉ एप्लीकेबल है, ओम्स लॉ वैलिड है। इसका मतलब वैसे कंडक्टर जिसमें ओम्स लॉ वैलिड है उसको ओमिक कंडक्टर कहेंगे, जिसमें वी आई ग्राफ लीनियर होगा और स्ट्रेट लाइन से पास करेगा। ये एक पहला कंडीशन, वी आई ग्राफ लीनियर एंड पासिंग थ्रू द, या वी आई ग्राफ लीनियर एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन कह दो। ठीक, तो पहला ओमिक कंडक्टर, दोज कंडक्टर्स विच ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। क्या कहा? वी आई ग्राफ होल्ड्स गुड। दूसरा नॉन ओमिक कंडक्टर, जिसके लिए वी आई ग्राफ नॉन लीनियर हो, लीनियर भी हो और यदि ओरिजिन से पास नहीं कर रहा तो भी वो नॉन ओमिक होंगे। अब ऐसे कौन कौन से डिवाइस है जहां ओम्स लॉ वैलिड नहीं है? ठीक, सबसे पहले मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर तो भाई ओम्स लॉ को वेरीफाई करता है, लेकिन मेटेलिक कंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ा दे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। अब रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो ग्राफिकली देखते हैं। पहले तो भाई जब ओम्स लॉ वैलिड है तो लीनियर ग्राफ है यहां से यहां तक, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाया तो ग्राफ क्या हो गया? नॉन लीनियर। इसका मतलब मेटेलिक कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर जब हम लोग बढ़ा देते हैं तो ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा। एक दूसरा कंडीशन, वाटर वोल्टामीटर, नाम सुना है? वोल्टामीटर और वोल्टमीटर क्या डिफरेंस? बोलो। वोल्टमीटर क्या होता है? जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। वोल्टामीटर बोलो ना। अरे गांव मतलब एक ही बात, दोनों अलग अलग चीज है। अब ऐसा नहीं एक आदमी का नाम मान लो शशांक है तो शशांक हो गया वोल्टमीटर, असशंकुआ नहीं बोलते गांव में, वोल्टामीटर। अरे दोनों डिवाइस अलग अलग है। वोल्टमीटर का मतलब a device which measures terminal potential difference. A voltameter, a vessel in which electrolysis process occurs. वाटर वोल्टामीटर का मतलब जिसमें वाटर का डिसोसिएशन हो रहा है। कॉपर वोल्टामीटर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का डिसोसिएशन। सिल्वर वोल्टामीटर, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का डिसोसिएशन होगा। तो हर वोल्टामीटर का जितने भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हो रहे हैं उसमें इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जब इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो जीरो नहीं है वी, इसका मतलब ग्राफ में वी कुछ ना कुछ होगा इनिशियल, तो इनिशियली वी कुछ ना कुछ देगा। तो देखो यहां इनिशियली दिया, ग्राफ लीनियर है लेकिन ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, तो ओम्स लॉ क्या हो गया? डिसओबे हो गया। आ गया समझ में? चल नेक्स्ट आ जाए पीएन जंक्शन डायोड।
सेमीकंडक्टर डिवाइसेस सिंपली आप जान ले, या सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक को इंट्रिंसिक कहते हैं, दूसरे को एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्योर फॉर्म होता है, एक्सट्रिंसिक में डोपिंग होता है, इंप्योरिटी का एडिशन एक्सट्रिंसिक कहलाता है। इंप्योर फॉर्म तो दो तरह का, पी टाइप और एन टाइप। सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जर्मेनियम है, टेट्रावैलेंट है, उसमें ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी डाल दो लाइक एल्युमिनियम। ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 7 हुए, एक इलेक्ट्रॉन की कमी तो होल ज्यादा, तो पी टाइप बन जाएगा। फिर टेट्रावैलेंट में पेंटावैलेंट डाल दो लाइक फास्फोरस, तो 9 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस, होल कम, उसका नाम एन टाइप बन गया। पी और एन को मिला देते तो पीएन जंक्शन बन जाता है। अब ये पीएन जंक्शन डायोड का जो वीआई कैरेक्टर होता है, जो वी और आई के बीच ग्राफ होता है, ऐसा नेचर होता है। कैसा नेचर दिखा रहा है? नॉन लीनियर। जब नॉन लीनियर दिखाएगा तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओम्स लॉ डिसओबे हो गया। क्लियर? अब यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, यही क्वेश्चन रिपीट हुआ था, किसका था याद है? गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ था। अब क्या था? सिंपल है, जो वहां आपको प्लॉट करके सिखाया सेम चीज है। ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज फॉर अ मटेरियल गैलियम आर्सेनाइड इज शोन इन फिगर। आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ नेगेटिव रेजिस्टेंस। ऑब्वियसली डीई रीजन क्या है? नेगेटिव रीजन है। ठीक। ओम्स लॉ कहता कौन से रीजन में ओबे होगा? कौन से रीजन में ओबे हो रहा है? जहां पर स्ट्रेट लाइन आ रहा है, देख लो कौन सा, जहां लीनियर है, जहां लीनियर है, जहां लीनियर है वही रीजन ओम्स लॉ को वेरीफाई करेगा। और पॉजिटिव स्लोप होना चाहिए, तो पॉजिटिव स्लोप में कौन सा रीजन है? बीसी रीजन है, स्ट्रेट लाइन भी है और ऑलमोस्ट ओरिजिन से पास करेगा। ऑलमोस्ट, थोड़ा सा बी ऊपर जाना चाहिए, वो कर्व में ट्रेसिंग में थोड़ा बी और स्लाइटली ऊपर जाएगा। सिंपल क्वेश्चन रहता है, आ गया समझ में? क्लियर? चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास कितना टाइम हो गया? ठीक है, तो कल के क्लास में कलर कोड और सेल, ग्रुपिंग ऑफ सेल हो जाएगा। बहुत जल्दी चैप्टर आगे बढ़ रहा है।